आइए आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग 12th क्लास के मैथ जो मैट्रिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं और इसके मैट्रिक्स का पहले फॉर्मूला देखने वाले हैं। आज मैट्रिक्स में क्या फॉर्मूला है इसके बारे में हम लोग क्या है पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स बोल रहा है आव्यूह, क्या बोला जा रहा है आव्यूह। मैट्रिक्स बोला आव्यूह वास्तविक या समिश्र संख्याओं या फलनों का क्या बोला उदग्र या क्षैतिज रेखाओं में आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह किसको कहेंगे कि आव्यूह वास्तविक या समिश्र संख्याओं या फलनों का क्या है उदग्र। उदग्र मतलब क्या होता है सीधा। उदग्र मतलब क्या होता है ये सीधा जो लाइन खड़ी है इसको हम लोग उदग्र बोलेंगे। और क्षैतिज रेखा जो इस तरह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्षैतिज में आयताकार क्रम विन्यास है। हम लोगों को पूछा जाएगा कि क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह की पंक्तियों कहते हैं। क्षैतिज रेखा को आव्यूह को क्या कहते हैं पंक्ति कहते हैं। ये देखो क्षैतिज रेखा है, ये जो इस तरह लाइन गया है इसको क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं पंक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रो। रो मतलब क्या होता है पंक्ति। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं पंक्ति। अब उदग्र रेखा को क्या बोलते हैं स्तंभ। उदग्र मतलब खड़ी होता है तो स्तंभ बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो वही यहाँ पे बोला है क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह की पंक्ति कहते हैं और उदग्र रेखाओं का आव्यूह को स्तंभ कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि क्षैतिज रेखाओं को आव्यूह में क्या कहते हैं तो पंक्ति कहते हैं। उदग्र रेखाओं को आव्यूह में क्या कहते हैं तो उसको स्तंभ कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। फिर बोला आव्यूह के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर किससे सूचित करते हैं A B C D E F Z तक इत्यादि से क्या किया जाता है सूचित किया था। किसको आव्यूह को। आव्यूह के वर्णमाला ABCD जो बड़ी अक्षर होता है उसे क्या किया जाता है इसको सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें बोला जा रहा है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आव्यूहों का अवयव। आव्यूहों का अवयव यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है कि आव्यूहों का अवयव क्या है। तो हम लोग बोलेंगे अभी क्या बोले थे अभी हम लोग बोले थे कि इस तरह जो खींचा रहे इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। किसका क्या बोलते हैं पंक्ति। या पंक्ति को बोले थे रो या तो क्षैतिज। क्षैतिज बोले रो बोले पंक्ति बोले सब बात एक ही है। और इस तरह जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम या उदग्र या तो स्तंभ, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं सी। ये हो गया हमारा C1 ये C2 ये C3 ये R1 ये R2 ये R3। तो उसी के आधार पर लिखा गया है। पहले होता है क्या पहले होता है पंक्ति। पहले क्या होता है पंक्ति। तो ये देखो पहला पंक्ति है, ये क्या है पहला पंक्ति, इसीलिए सब के आगे क्या है एक एक लिखा हुआ है। और ये पहला कॉलम है ये दूसरा कॉलम है ये तीसरा कॉलम है। तो हम लोग क्या समझेंगे यदि बोल देगा A30 तो ये पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। यदि रहता यहीं पे A22 मतलब 22 तो दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम। दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम तो दूसरा पंक्ति यहाँ पे दूसरा कॉलम तो यहाँ पे यही वाला मिलता है दूसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम। तो इस तरह क्या है मान भी निकालने के लिए बता देता है। क्या मान निकालने के लिए यदि हमारे पास रहता यदि हमारे पास इस तरह रहता इस तरह हमारे पास मान दिया हुआ रहता इस तरह हमारे पास मान दिया हुआ था और इसमें बोलता हम लोगों को क्या कि A13 के मान ज्ञात करें। A13 के मान ज्ञात करें। तो A बोले तो पहला कॉलम सॉरी ये पहला रो है पंक्ति तो पहला पंक्ति ये है। तीसरा कॉलम ये है। तो ये वाला बात देखो इसमें मिल रहा है। तो ये A13 के मान क्या हो जाएगा 6 मतलब 11 12 13 11 12 13 21 22 23 24 31 32 33 इस तरह मान होता है। मान निकालने बोलता है ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ देखिए यहाँ पे बोल देगा A32 के मान तो A32 के मान हो जाएगा 9। बोल देगा A21 के मान A21 के मान हो जाएगा 3। तो इस तरह क्या हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं बोल देगा A11 के मान कितना हो जाएगा 1। A12 के मान हो जाएगा 4 और A13 के मान हो जाएगा 6। इसी तरह पूछ देगा A21 के मान क्या होगा A21 के मान हो जाएगा 3।
फिर ए 22 के मान हो जाएगा 5 और ए 23 के मान हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7। फिर ए 31 के मान हो जाएगा 8, फिर ए 32 के मान हो जाएगा 9 और फिर ए 33 के मान हो जाएगा 2। इस तरह क्या हम लोग मान निकाल सकते हैं। इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे 11 12 13 21 22 23 24 25 तरह बढ़ते चल जाता है। 31 32 33 इस तरह बढ़ते जाएगा। जिस तरह रहेगा उस तरह हम लोग क्या है मान निकालेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला में। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आगे बोल रहा है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की कोटि। आव्यूह की कोटि किसको कहते हैं? आव्यूह की कोटि बोल रहा है कि पंक्तियों की संख्या गुना कोटि की संख्या। सॉरी यहाँ पे स्तंभों की संख्या होगा। क्या होगा? स्तंभों की संख्या गुना में होगा स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या। तो हम लोग आव्यूह की कोटि पूछ देगा। हम लोग के पास आव्यूह की कोटि पूछ देगा क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्तियों की संख्या और गुना में स्तंभों की संख्या। तो इसमें क्या पंक्ति है? इसमें एक पंक्ति तो ही पंक्ति है, लेकिन इसमें स्तंभ क्या हुआ? 1 2 3 4। तो हम लोग पहले पंक्ति के मान लिखते हैं, इसीलिए पंक्ति लिखे 2 और स्तंभ 4। तो 2 गुना 4 किसका मान हो गया? ये हमारा आव्यूह की कोटि हो गया। आव्यूह की कोटि जैसे बोल देता हमारे पास इसमें बताएं आव्यूह की कोटि क्या है। इसमें बताएं आव्यूह की कोटि क्या है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं। पंक्ति हमारे पास क्या वो है? एक R1 एक R2 तो 2 गो और C1 C2 C3 ये क्या है? 3 गो है। ये 2 गुना 3 क्या हो गया? आव्यूह की कोटि के मान हो गया। तो आव्यूह की कोटि पूछ देगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्तंभों सॉरी पंक्तियों की संख्या होगा, जितने भी पंक्तियों की संख्या, जितने भी क्या होगा स्तंभों की संख्या, उसको गुना के रूप में दे देंगे, वो क्या कहलाएगा? आव्यूह की कोटि कहलाएगा। फिर इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे। बोला जा रहा वर्ग आव्यूह, बोला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला जा रहा है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? आव्यूह बोला जा रहा है, देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पहला बोल रहा है वर्ग आव्यूह। क्या बोला जा रहा है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं? कि पंक्तियों की संख्या बराबर और स्तंभों की संख्या। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या यदि बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। जैसे पंक्ति की संख्या, इसमें क्या पंक्ति है? इसमें देखिए एक पंक्ति 2 पंक्ति है। इसमें क्या पंक्ति है? इसमें क्या कॉलम है? 1 कॉलम 2 कॉलम। दोनों के मान क्या है? बराबर है। तो इसको कौन आव्यूह बोल सकते हैं? वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं। कौन आव्यूह बोल सकते हैं? वर्ग आव्यूह। इसमें भी देखिए, इसमें भी R1 R2 R3 3 गो पंक्ति है और 3 गो कॉलम भी है। 3 गो क्या है? कॉलम भी है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग? 3 पंक्ति 3 कॉलम, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, जिनके कारण ये क्या है? वर्ग आव्यूह है, क्योंकि 3 गुना 3 है, बराबर है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है? इसमें देखिए सिर्फ 4 है। एक एक पंक्ति भी है और एक एक स्तंभ भी है। 1 गुना 1। तो यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज आव्यूह। क्या बोला जा रहा है? क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह में बोल रहा है कि क्षैतिज आव्यूह इसको बोलते हैं। क्षैतिज मतलब रो, पंक्ति। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो छोटा होगा। पंक्ति बोल रहा है और क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज मतलब पंक्ति और उदर मतलब स्तंभ। तो आप रखेंगे क्षैतिज आव्यूह बोल रहा है, तो क्षैतिज आव्यूह में क्या होगा? क्षैतिज आव्यूह मतलब पंक्ति। क्षैतिज आव्यूह मतलब पंक्ति। तो पंक्ति कम होगा किससे? स्तंभ से। तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो छोटा होगा। तो क्षैतिज आव्यूह बोल रहा है, तो क्षैतिज आव्यूह को ही बोलते हैं पंक्ति संख्या। तो पंक्ति संख्या छोटा होगा किससे? स्तंभ की संख्या से। ये क्या है? ये बड़ा है, ये छोटा है। पंक्ति की संख्या क्या है? छोटा है। स्तंभ की संख्या क्या है? बड़ा है। तो वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रो, एक दूसरा रो, तीसरा रो, मतलब 3 ही को पंक्ति है। लेकिन कॉलम देखिए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। स्तंभ की संख्या 4 गो और पंक्ति की संख्या 3 गो। इस आव्यूह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्षैतिज आव्यूह। क्यों?
क्योंकि क्षैतिज अवयव पंक्ति की संख्या कम है, स्तंभों की संख्या ज्यादा है। तो जिस जहां पे रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवयव। इसी तरह सेम देखिए अगला क्वेश्चन है उदग्र अवयव। क्या है, उदग्र अवयव। उदग्र अवयव हम लोग किसको कहते हैं, उदग्र अवयव मतलब होता है स्तंभ। उदग्र अवयव मतलब स्तंभ। तब क्या बोलते थे, जो क्वेश्चन रहेगा वो छोटा कहलाएगा। तो उदग्र मतलब स्तंभ, तो स्तंभ छोटा कहलाएगा किससे, तो पंक्ति से। यही वाला पंक्तियों की संख्या बड़ा है किससे, स्तंभों की संख्या से। तो आप देखिए ये वाला बड़ा हो गया। तो इसके लिए एग्जांपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या हम लोग इसके लिए एग्जांपल बोल सकते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ है, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, चार पंक्ति है, लेकिन क्या कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तीन ही कॉलम है। तो ये क्या है, स्तंभों की संख्या देखो छोटा है किससे, पंक्तियों की संख्या से। तो ये किसका उदाहरण कर सकते हैं, ये से कर सकते हैं हम लोग उदग्र अवयव के। किसका कर सकते हैं, उदग्र अवयव के। समझो यहाँ पे बोला जा रहा है पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव जिसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज। तो बोला वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक ही हो, पंक्तियों की संख्या एक हो पंक्ति अवयव कहते हैं, स्तंभों की संख्या एक हो तो स्तंभ अवयव कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं। इसमें देखिए क्या है, एक ही पंक्ति है, इसमें क्या है, एक ही पंक्ति है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पंक्ति अवयव कह सकते हैं। इसमें भी देखो एक ही पंक्ति है, क्या है, एक ही पंक्ति है R1। इसमें भी देखिए एक ही पंक्ति है, दो को कॉलम है, कॉलम दो को है लेकिन पंक्ति एक ही को है। इसमें भी देखिए पंक्ति क्या है, एक ही को है लेकिन कॉलम क्या को है, तीन को है। तो हमको कॉलम से लेना देना नहीं है, बोला वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो तो उसको हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं। कॉलम चाहे कितना भी हो उससे लेना देना नहीं है, पंक्ति एक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। उसी तरह यहाँ पे बोला स्तंभ अवयव या तो स्तंभ सदिश। तो वैसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे इसमें देखिए स्तंभ एक है, इसमें भी स्तंभ एक ही है, इसी क्या है R1 और R2। इससे लेना देना हमको नहीं है, हमको लेना देना है कि कॉलम क्या है, कॉलम एक ही है। तो स्तंभों की संख्या एक है तो स्तंभ अवयव, पंक्तियों की संख्या एक है तो उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति सदिश बोलेंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास शून्य अवयव या रिक्त अवयव। क्या बोलेगा, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। मतलब वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव, एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, चार अवयव, पांच अवयव, छह अवयव, सात, आठ, नौ अवयव है। पर वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। सभी अवयव शून्य हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य अवयव या तो रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे 0 0 0 0, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 गुना 2, क्योंकि दो पंक्ति है दो स्तंभ है। तो वही बोला वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो, 0। ये 3 गुना 3, सभी अवयव क्या है, शून्य है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्य सदिश बोल सकते हैं। फिर बोला डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, तो विकर्ण अवयव उस अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, शून्य है। और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, शून्य है। देखिए यहाँ पे विकर्ण अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं। वर्ग अवयव मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए, जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, समान है। ये मुख्य विकर्ण है, ये क्या है, ये हमारे पास मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण। इसको छोड़ के जितना भी अवयव है सब समान होना चाहिए, जितना भी अवयव है क्या है, सब समान होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, शून्य है। विकर्ण अवयव उस वर्ग अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
विकर्ण अवयव कहते हैं। तो देखिए कि ये जो मुख्य विकर्ण के छोड़ के सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। इसमें भी देखते हैं कि मुख्य विकर्ण को छोड़ के ये सब जितने भी अवयव ये क्या है, सब शून्य है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं और शून्य अवयव भी बोल सकते हैं। यदि एग्जांपल में दे देगा, बोलेगा ये क्या है, तो विकर्ण अवयव भी है और शून्य अवयव। क्यों, विकर्ण अवयव को परिभाषा पढ़े कि मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव शून्य है। तो ये सब छोड़ दो, और देखो जो 3 को ऊपर में 3 को नीचे, देखो सब बराबर है, यहाँ भी देखो सब बराबर है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्य अवयव भी बोल सकते हैं और विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है अदिश अवयव। क्या बोल रहा है, अदिश अवयव। अदिश अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं, इसमें भी वर्ग होना चाहिए, उस वर्ग अवयव कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। इसमें बोला था मुख्य विकर्ण के छोड़ के सब शून्य हो, लेकिन इसमें बोला मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। यार मुख्य विकर्ण में वाला समान होना चाहिए, मुख्य विकर्ण में वाला क्या होना चाहिए, समान, अथवा तथा मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, समान हो। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि बोल रहा है हमारे पास कि विकर्ण वाला भी समान होना चाहिए, मुख्य विकर्ण का भी मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के छोड़ के भी समान होना चाहिए। मतलब मुख्य विकर्ण वाला बराबर होना चाहिए, और उसके अलावा जो भी दूसरा सदस्य अवयव है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वही बोला अदिश अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव समान हो। ये जो आपका मुख्य विकर्ण है, ये क्या है, आपका मुख्य विकर्ण है, ये वाला बोला समान होना चाहिए। ये वाला क्या होना चाहिए, तो सब देखिए समान है, 2 2 2, तथा मुख्य विकर्ण के छोड़ के सभी अवयव भी समान हो, और इसको छोड़ के सब अवयव भी समान होना चाहिए। देखिए 0 0 0 0, यहाँ पे देखिए क्या है 0 0 0, ये तो समान है, और इसके अलावा जो भी लिखा हुआ ये भी क्या है, समान है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अदिश अवयव। तो इसको हम लोग कौन कौन अवयव बोल सकते हैं, अदिश अवयव भी बोल सकते हैं, विकर्ण अवयव भी बोल सकते हैं और रिक्त अवयव भी बोल सकते हैं। इसको हम तीनों अवयव बोल सकते हैं। फिर अगला क्या है, इकाई अवयव या तत्समक अवयव, तत्सम अवयव। इकाई अवयव क्या बोलते हैं, इकाई अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव एक हो। अभी बोला मुख्य विकर्ण का सभी अवयव क्या होना चाहिए, एक होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इकाई अवयव। तथा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य भी हो, मुख्य विकर्ण का सभी अवयव शून्य हो, और उसे हम आई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा I2। देखिए मुख्य विकर्ण ये जो है ये क्या एक एक है, मुख्य विकर्ण जो है क्या है, एक एक है, जिनके कारण ये क्या है, इकाई अवयव है। क्या है, इकाई अवयव है। ये I2 कोटि वाला था, लेकिन यहाँ पे बोला I3, मतलब 3 कोटि वाला इकाई अवयव तत्समक अवयव। तो 3 कोटि किसको बोलते हैं, जिनमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो। इसमें देखिए क्या है, ये जो हमारे विकर्ण है ये क्या है, समान है, सब में मान एक ही है, और जो भी अवयव है वो समान है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई अवयव। तो देखेंगे ये जो विकर्ण का मान है एक एक है, तो हम लोग बोलेंगे इकाई अवयव। जैसे 4 कोटि वाला इकाई अवयव, तो 4 कोटि वाला देखिए क्या है, सबके विकर्ण का मान जो है ये एक एक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 कोटि वाला इकाई अवयव। क्या बोलेंगे, 4 कोटि वाला इकाई अवयव। यहाँ पे है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला पूरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव किसको कहते हैं, तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो ये हम लोग देखते हैं मुख्य विकर्ण है, ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव में बोला कि ये जो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण के ऊपर में जितना भी अवयव है सब शून्य होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो हम लोग को पास ये उदाहरण में दे दिया जाएगा, बोला ये कौन अवयव है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। क्यों, क्योंकि मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव क्या है, शून्य है। और अगला क्वेश्चन में हम लोग के पास, और अगला क्वेश्चन है कि अपर उच्च त्रिभुजाकार अवयव। क्या बोला जा रहा है कि उच्च त्रिभुजाकार
त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव किसको कहते थे कि मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। और उच्च त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे कि मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव शून्य हो। देखिए यहाँ पे बोला उच्च त्रिभुजाकार अवयव की, उच्च त्रिभुजाकार अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव शून्य हो। ये क्या मुख्य विकर्ण है, ये हमारे पास क्या है, मुख्य विकर्ण है। अब मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के नीचे वाला सभी अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे उच्च त्रिभुजाकार अवयव है। इसमें भी देखते हैं कि ये भी क्या है, मुख्य विकर्ण के नीचे वाला जितना भी अवयव है सब क्या है, शून्य है, इसको हम लोग बोलेंगे उच्च त्रिभुजाकार अवयव। तो उच्च त्रिभुजाकार अवयव उस वर्ग अवयव को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि अवयव के गुणनफल, क्या बोला जा रहा है कि अवयव के गुणनफल को हम लोग कैसे समझेंगे, अवयव के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो बहुत ही यही पे क्वेश्चन है कि अवयव का गुणनफल जोड़ सबसे पहले सीखना है हम लोग को कि गुणा कैसे करना है, मैट्रिक्स को गुणा कैसे करना है और जोड़ कैसे करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन, मतलब परिभाषित होने के लिए कि कब हम लोग गुणा कर सकते हैं। तब पहले मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स होगा हमारे पास, दो मैट्रिक्स होगा, एगो ए एगो बी। अब बोल रहा है कि हम तभी गुणा कर सकते हैं कि जब पहले मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ कॉलम, जितना स्तंभों की संख्या होगा पहला वाला में, उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या होना चाहिए, तभी हम लोग गुणा कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स में जितना स्तंभों की संख्या होगा उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या होना चाहिए, तभी हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला था पहले पंक्ति में, पहला पंक्ति में क्या होना चाहिए, जितना कॉलम होना चाहिए। तो कॉलम C1, C2 और C3, कॉलम 3 को है, तो उतना दूसरा पंक्ति में पंक्ति की भी संख्या होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं R1, R2 और R3, इसमें भी है, इसमें जितना कॉलम की संख्या है उतना इसमें पंक्तियों की संख्या है। तो हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं। यदि इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 ही पंक्ति है, तो हम लोग गुणा नहीं कर सकते हैं। याद रखना है कि हम गुणा तभी कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ कॉलम होगा उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या होना अनिवार्य है, तभी हम लोग क्या है गुणा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग गुणा करने के लिए सीखते हैं। और गुणा करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है कि गुणा हम लोग कैसे कर सकते हैं। गुणा क्या है कि मैट्रिक्स में गुणा, जोड़, घटा, ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण है। जो सीख गया है उसके लिए मैट्रिक्स को भारी नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि ए के मान इतना है 2, 3, 5 और बी के मान 1, 2, 3। तो बोला ए बी निकालें, ए और बी को क्या करें, मान निकालें, ए बी का मान निकालें। तो ए का मान हमारे पास है 2, 3, 5, ये इतना ए के मान है, और बी का मान है हमारे पास 1, 2, 3। इस तरह एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए कि हम लोग गुणा किस तरह करेंगे। गुणा हम लोग किस तरह करेंगे, पहले वाला मैट्रिक्स में इस तरह चलेंगे और दूसरा वाला मैट्रिक्स में इस तरह चलेंगे। इसी तरह हम लोग क्या है गुणा कर सकते हैं। याद रखना है कि पहले वाला मैट्रिक्स में रो की तरह और दूसरा वाला मैट्रिक्स में कॉलम की तरह चलना है। उसी प्रकार गुणा हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग को जो आंसर आएगा, हम लोग के पास जो आंसर आएगा दूसरे मैट्रिक्स के आधार पर आएगा कि जिस तरह दूसरा मैट्रिक्स वाला होगा उसी तरह यहाँ आंसर भी प्राप्त होगा। तो दूसरा मैट्रिक्स में एक कॉलम है, एक कॉलम है, तो एक ही कॉलम का आंसर आएगा। तो आइए हम लोग गुणा करते हैं। ये 2 को गुणा करेंगे 1 से, तो 2 गुना 1 तो 2, जोड़ में 3 को गुणा करेंगे, इसमें इधर बढ़ते जाएंगे, इसमें नीचे बढ़ते जाएंगे। 1 गुना 2 तो 2, 3 गुना 2 तो 6, और जोड़ में 5 गुना 3 तो 15। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तब 15, 6, 21, 21 और 2 23। ये हमारा 23 क्या हो गया आंसर हो गया। 23 क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग याद रखेंगे कि पहला जो मैट्रिक्स होगा उसमें इस तरह गुणा करेंगे, बढ़ते जाएंगे गुणा करके, और इसमें इस तरह गुणा करके बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह क्या हमारा मान आएगा जो गुणा करने के बाद प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग अगले में देखते हैं कि अगला फिर इसके बारे में क्या बताया है। इसके बारे में आगे बताया है
कि यहाँ पे बोल रहा है कि मल्टी मतलब गुना करने के तरीका के बाद हम लोग का जो आंसर प्राप्त होगा उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम क्या बताए थे कि गुना करने के तरीका को बताए थे कि पहले मैट्रिक्स में जितना कॉलम होगा उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या होगा, तभी हम लोग क्या है गुना कर सकते हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स आव्यूह को दूसरे मैट्रिक्स से गुना करते हैं तब तो गुणनफल के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, गुना करने के बाद जो भी आंसर प्राप्त होता है, जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसकी कोटि हम बताए थे। कोटि किसको बोलता है? तो कोटि इसको बोलता है 3 गुना 2 को। इसमें क्यों? क्योंकि 3 पंक्ति है और 2 वो कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। तो वही बोला उसका जो कोटि होगा, जो हम लोग मान लो कि गुना करने के बाद जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो भी आंसर आएगा उसका कोटि किसके बराबर होना चाहिए, तब हम लोग मानेंगे आंसर सही है। तो बोला उसकी कोटि पहले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या, तो पहले मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या क्या है? 2 गो। और दूसरे मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या क्या है? 2 गो। ये होना चाहिए जो हम लोग का आंसर आएगा 2 गुना 2 होना चाहिए। 2 गुना 2 का कोटि बनेगा। तो आइए हम लोग पहले वो उदाहरण को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से बताते हैं। ए बी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? ए बी का। तो ए के मान हमारे पास है 2 1 3 4 1 0। ये हमारा ए का मान हो गया। इनटू में बी, बी के मान है 1 -1 0 2 5 0। इस तरह हमारा ये बी के मान हो गया। हम लोग अभी गुना क्या बताए थे कि पहला मैट्रिक्स में इस तरह जाना है, दूसरा मैट्रिक्स में इस तरह जाना है। तो जाइए, बोला कि 2 गुना 1 तो 2 जोड़, इसके आगे 1 इसके आगे 0, 1 गुना 0 तो 0 जोड़। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है, फिर यहाँ पे है 3 यहाँ पे 5 तो 3 5 15। ये एक कॉलम हो गया, एक कॉलम। फिर इसको गुना करेंगे इससे, ये वाला आगे बढ़ेंगे, ये वाला इस तरफ। तो 2 गुना -1 था -2 जोड़, 1 गुना 2 था 2, फिर 3 गुना 0 था 0। इससे क्या हुए? ये दोनों में गुना कर दिए। फिर अब इससे ये दोनों में गुना करेंगे, इसमें इस तरफ बढ़ेंगे, इसमें इस तरफ। तो 4 गुना 1 था 4 जोड़, 4 के आगे 1 और 1 के आगे 0, 1 गुना 0 था 0 जोड़, 0 गुना 5 था 5। फिर इसको गुना करेंगे इससे, 4 गुना -1 था, सॉरी 0 गुना 5 था 0 होगा। 4 गुना -1 था -4, 1 गुना 2 था 2 और 0 गुना 0 था 0। ये हमारा जो गुना करने के बाद प्राप्त हुआ ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। अब यहाँ जोड़िए 0 2 0 2 2 15 17। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17। -2 में +2 खत्म, बचा 0। यहाँ पे 4 0 0 तो 4। यहाँ पे -4 में 2 जाएगा तो -2। ये हमको जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है इसका पूरा कोटि क्या होना चाहिए? इसका कोटि देखिए, 2 गो कॉलम है, सॉरी 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखता है, तो 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, इसको बोलते हैं 1 रो और इसको दूसरा रो, सॉरी कॉलम। ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो पहले पंक्तियों की संख्या 2, उसके बाद स्तंभों की संख्या भी 2। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि एक मैट्रिक्स आव्यूह को यदि दूसरे मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो गुणनफल के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है, ये वाला हमको मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, उसकी कोटि, इसकी कोटि कितना है? 2 गुना 2। बोला पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या, तब पहले मैट्रिक्स से पंक्ति की संख्या कितना है? 2। तो देखिए यहाँ भी 2 है। फिर बोल रहा है कि गुना दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या, तो दूसरे मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या कितना है? 2। तो यहाँ भी 2 आया। यही बोला, यही आएगा तो हम लोग क्या है आंसर सही मानेंगे कि पंक्तियों की संख्या 2 पहला वाला में और दूसरा वाला स्तंभों की संख्या जो रहेगा वही वाला यहाँ आना चाहिए, तभी हम लोग का आंसर क्या होगा? सही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
और यही क्या है, जब आप गुणा करने के लिए, जोड़ करने के लिए सीख जाते हैं तो मैट्रिक्स आराम से बन जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि बोलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। हम लोग याद रखेंगे, क्या रखेंगे कि कोई भी बोल देगा, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। क्या रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। भाई यहाँ पे देखिए बोला फॉर्मूला, ये पूछ देता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लोग पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। लेकिन यदि 1 प्लस ओमेगा पूछेगा तो ओमेगा स्क्वायर प्लस में होता है, देखिए माइनस में आ जाएगा। यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बोलेगा तो ओमेगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर बोलेगा तो 1 प्लस में हो जाएगा, माइनस में। यदि बोल देगा, मान लीजिए कि हमारे पास 3 गो मान है, एगो 1, एगो ओमेगा स्क्वायर, इसका मान होता है 0। लेकिन बोल देगा 1 प्लस ओमेगा, तो क्या नहीं बोला है, ओमेगा स्क्वायर नहीं बोला है, तो माइनस में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यदि पूछ देगा मान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान पूछ रहा, ओमेगा नहीं है तो ओमेगा हो जाएगा माइनस में। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1।